ओके, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में। ठीक है, कैसे मेडुला ऑब्लोंगाटा हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। फाइन, ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, द मेडुला ऑब्लोंगाटा पार्ट। ठीक है, इसके पास एक सेंटर है जिसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, आर आर सी। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन हाथ से आता है। ठीक है, आर आर सी मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पर सिचुएटेड है हमारे ब्रेन में। फाइन, सो इट इज सिचुएटेड इन मेडुला ऑब्लोंगाटा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओके, नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी नदर रिदमिक सेंटर को हम लोग फर्दर दो पार्ट में हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, द डोर्सल ग्रुप ऑफ नर्व एंड द वेंट्रल ग्रुप ऑफ नर्व। फॉर एग्जांपल, ये रहा हमारा आरआरसी, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर हुआ, तो इसको हम दो भागों में बांट दे रहे हैं। ठीक है, डोर्सल और वेंट्रल में। फाइन, सो डोर्सल ग्रुप कुछ अलग तरीके से काम करेगा, वेंट्रल ग्रुप ऑफ नर्व कुछ अलग तरीके से काम करेंगे। देखते हैं कैसे। ठीक है, डोर्सल ग्रुप ऑफ नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग। फाइन, नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के दौरान डोर्सल ग्रुप काम करता है। यदि हमें फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी है, ओके, तो उस समय वेंट्रल ग्रुप ऑफ नर्व्स काम करेंगे, वो एक्टिव होना है। फाइन, ये सब हटाइए, उतना खास नहीं है, लीव इट। नेक्स्ट, फोर्सफुल ब्रीदिंग इनिशिएट फॉर फ्रॉम फोर ब्रेन। देखेंगे किस तरीके से होता है ये। इनिशिएट कैसे हुआ, फोर ब्रेन से हुआ। ठीक है, ये मैसेज देता है आरआरसी को, आरआरसी मैसेज देता है वेंट्रल ग्रुप ऑफ नर्व को। फाइन, और जिसके चलते फोर्सफुल ब्रीदिंग होती है। कैसे, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द डायफ्राम मसल एंड वर्टिब्रल मसल्स एक्स्ट्रा, है ना, एक्सेस अमाउंट में वर्टिब्रल मसल्स और डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसके चलते फोर्सफुल ब्रीदिंग होगी। ओके, वेंट्रल ग्रुप ऑफ नर्व्स को अफेक्ट कर सकता है स्लीपिंग पिल्स, मॉर्फिन, है ना, और यदि मॉर्फिन का कंजम्पशन ज्यादा कर लिए हम लोग तो डेथ भी हो सकता है। ठीक है, दैट कैन लीड टू द स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग। okay. सर ये स्लीपिंग पिल्स क्या है? दवा लेते हैं ना हम लोग सोने के लिए, नींद का दवा, नींद का दवा, है ना। यदि एक्सेस अमाउंट में लिया जाएगा तब भी मनुष्य की डेथ हो सकती है ना। तो इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों पे कि कोई सुसाइड करना चाह रहा है तो वो क्या करता है, नींद का दवा पूरा का पूरा डब्बा खा लेता है ना। सर ये कैसे नेक्स्ट काम देखते करता है? हैं। हाँ हाँ, स्लीपिंग पिल्स कैसे काम करता है? ओके। ये नशा का तरह होता है। फाइन, नशा का तरह होता है मीन्स ये आपको क्या बोलेंगे, थका देगा। फाइन, दैट्स जिसके चलते आपको नींद आने लगता है। ओके, और इसका मैकेनिज्म, एग्जैक्ट मैकेनिज्म कैसे होता है वो आप हायर क्लासेस में जानोगे ना। हाइपोथैलेमस पे जाके काम करता है, और हाइपोथैलेमस हमारा डे एंड नाइट रिदम को कंट्रोल करता है ना। तो उसका साइट ऑफ एक्शन और इसकी मैकेनिज्म इट इज डिफरेंट। तो मैकेनिज्म हम सिलेबस में नहीं है। ओके, और ओवर इतना कॉमन है नहीं कि हम भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पोन्स रीजन किस तरीके से ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, पोन्स रीजन कंसिस्ट ऑफ टू रीजन, दैट इज निमोटैक्टिक रीजन एंड एपनिस्टिक रीजन। ठीक है, निमोटैक्टिक रीजन और टैक्सिक रीजन जो भी बोले, इनहिबिट करता है इंस्पिरेशन को, है ना।
मतलब कम सांस लेने के लिए मजबूर करेगा बॉडी को। फाइन, एनर्जी बचाने का कोशिश करेगा। ओके, वाइल एपनिस्टिक सेंटर और एपनिस्टिक रीजन ये प्रमोट करेगा इंस्पिरेशन को। फाइन, न्यूमोटैक्टिक रीजन जब काम करेगा तो हमारा जो लंग्स है वो पार्शली फिल्ड होगा, नॉर्मल ब्रीदिंग होगा, नॉर्मल से भी कम ब्रीदिंग होना है। ठीक है, दिस रीजन इज ऑल्सो नॉन एज स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन। स्विच ऑफ पॉइंट कहने का मतलब है कि ये ब्रीदिंग को रोकने की कोशिश करता है, ब्रीदिंग को रोकने का काम करता है, न्यूमोटैक्टिक रीजन। फाइन, आगे बढ़ते हैं। केमोरिसेप्टर रीजन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा ब्रेन में कुछ केमिकल को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। वो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे ब्लड में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, है ना। ये सब और रिसीव करते हैं हाइड्रोजन आयन, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, ओके, है ना। इस सारे कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करेगा, जिसके चलते आरआरसी रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर मैसेज को रिसीव करेगा ब्रीदिंग के लिए, है ना। तो ये न्यूमेटाक केमो रिसेप्टर्स क्या एक्चुअली डिटेक्ट करते हैं, कैसे एक्टिव होते हैं, ठीक है। दे एक्चुअली डिटेक्ट्स द हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। और ब्लड के अंदर हाई हाइड्रोजन आयन है, हाई CO2 है, इट मींस हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, मींस हमें भी ब्रीदिंग करना चाहिए, सांस लेना चाहिए, है ना। क्योंकि पूरा का पूरा ऑक्सीजन इस्तेमाल हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो चुका है, अब फिर से साइकिल को रन करवाना है ना। तो ये केमोरिसेप्टर्स ब्लड में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करेंगे, और जैसे ही लगेगा कि इन दोनों का कंसंट्रेशन हाई है, इट मींस साइकिल को कंप्लीट करना होगा, ब्रीदिंग स्टार्ट करना है। ध्यान देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ही डिटरमाइन करता है कि हमें ब्रीदिंग करना है कि नहीं करना है, फास्ट ब्रीदिंग करना है कि स्लो ब्रीदिंग करना है। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कोई रोल प्ले नहीं करता है, सर ठीक है। हाँ बोलो। सर न्यूमोटैक्सिक रीजन का इम्पोर्टेंस क्या है? निमोटैक्सिक रीजन इंपॉर्टेंस मतलब, देखो, सर मतलब क्या जरूरत है कम इंस्पिरेशन के लिए? एनर्जी स्टोर करने के लिए हमेशा हम लोग एक्सेस ब्रीदिंग करेंगे, है ना। एक्सेस ब्रीदिंग करेंगे तो एनर्जी ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि ब्रीदिंग इज एक्टिव प्रोसेस। तो नॉर्मल ब्रीदिंग करवाने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए निमोटैक्टिक रीजन की जरूरत पड़ती है। फाइन, एपनेस्टिक रीजन ये प्रमोट करेगा, है ना, ब्रीदिंग को बढ़ावा देगा, लेकिन निमोटैक्टिक रीजन कंट्रोल तरीके से ब्रीदिंग करवाता है। फाइन, कंट्रोल यस। तरीके से, ये इसका सिग्निफिकेंस हुआ। ठीक है, अभी जितना हमने डिस्कस करा ये सारे के सारे ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं, है ना। उसके अलावा और भी कुछ सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं हमारे शरीर में दैट कंट्रोल्स द ब्रीदिंग रेट, जैसे कि, ठीक ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन और रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। कैसे? तो ये रहा हमारा हार्ट, ठीक ना, दिस इज आवर हार्ट। ओके, हार्ट में ये हो गया आपका aorta, जो कि ब्लड को लेके जाता है पूरे शरीर में, है ना। ये दो सिंग की तरह जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कैपिलरी, ये ब्लड वेसल है, जो ब्लड को ब्रेन की तरफ लेके जाता है, ऊपर की तरफ लेके जाना है, ओके, है ना। होता क्या है, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना। इसको हम लोग कैरोटिड आर्टरी कहेंगे, कैरोटिड आर्टरी, जो आर्टरी ब्लड लेके जाता है ब्रेन तक, है ना। तो यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कैरोटिड रिसेप्टर। फाइन, ये कैरोटिड रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे ब्लड में हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन, है ना, इसको डिटेक्ट करते हैं। और जैसे ही पता चलेगा कैरोटिड रिसेप्टर्स को कि भैया ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो चुका है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो चुका है,
है ना। तो ये मैसेज भेजेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और क्या हो जाएगा, ब्लड का पंपिंग, ये सांस लेना स्टार्ट कर देंगे तेजी से। फाइन। ये कैरोटिड रिसेप्टर्स सिग्नल को भेजता है यहाँ से लेके ब्रेन तक विद द हेल्प ऑफ नाइन्थ क्रैनियल नर्व पेयर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व पेयर। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व पेयर सब नोट्स में लिखवा रखा, मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ पे aortic receptor send signal to cranial nerve pair, that is vagus. Fine. And it sends, क्या initiates in the presence of yeah partial pressure of oxygen, और ये है partial pressure of CO2 देखेंगे। This is 10th cranial nerve pair, this is 9th cranial nerve pair. फाइन। इसका नाम है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व पेयर और इसका नाम है वेगस। ठीक है, cranial nerve pair। तो अलग अलग तरीके से काम करता है। दो रिसेप्टर्स है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। टू रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द aorta। एक एओर्टिक रिसेप्टर है और दूसरा है आपका कैरोटिड रिसेप्टर। कैरोटिड रिसेप्टर्स सिग्नल भेजेगा ब्रेन को विद द हेल्प ऑफ नाइन्थ क्रैनियल नर्व पेयर। एओर्टिक रिसेप्टर मैसेज भेजेगा ब्रेन को विद द हेल्प ऑफ 10th क्रैनियल नर्व पेयर। खैर उतना नहीं पूछता है ये सब, बस ध्यान रखेंगे कि हमारे aorta में भी कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि ब्रीदिंग को रेगुलेट करते हैं। फाइन फाइन फाइन, चलो। कैरोटिड एंड ऑर्टिक रिसेप्टर, केमो रिसेप्टर्स, केमोसेंसिटिव इन ब्रेन, दोनों के बीच में डिफरेंस कर रखे हैं। इट इनिशिएट्स द डिटेक्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ऑर्टिक रिसेप्टर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन को भी देखा जाता है। हाँ, दोनों का काम ये है कि सिग्नल कहाँ भेजे, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को, है ना। then sends the message to ventral group of nerve, dorsal group of nerve, और वो मैसेज भेजेगा लंग्स को, है ना, मतलब लंग्स मसल्स को, लंग मसल या फिर बोलिए चेस्ट मसल। ठीक है, जो क्या करेगा, ब्रीदिंग करवाएगा। फाइन। आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पे आते हैं। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया कहने का मतलब होता है लो ऑक्सीजन इन द ब्लड। फाइन, उसका हम लोग कहेंगे हाइपोक्सिया। ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखेंगे, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया कहने का मतलब कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घट जाना, जैसे हम माउंटेन पे चढ़ेंगे जिसके चलते ब्लड के पास कम ऑक्सीजन होने लगता है ना। एनेमिक हाइपोक्सिया, एनेमिक हाइपोक्सिया कहने का मतलब होता है आरबीसी कम होने के चलते हमारे शरीर में कम ऑक्सीजन पहुंचता है, उसको हम लोग कहेंगे एनेमिक हाइपोक्सिया। फाइन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज इश्मिक, ISCHEMIC, इश्मिक हाइपोक्सिया। इश्मिक कहने का मतलब है कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर कुछ ऑब्स्टिकल्स आ गया, है ना। जैसे कि हमारा ब्लड कैपिलरी है, इसके अंदर ऑब्स्टिकल आ गया, ऑब्स्टिकल आने के चलते ब्लड इफिशिएंटली फ्लो नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते ऑक्सीजन इफिशिएंटली कैरिड आउट नहीं हो रहा है, इसी के लिए बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी। इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे इश्मिक हाइपोक्सिया। नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कहने का मतलब है कि हेमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड किया हुआ है इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग विथ ऑक्सीजन।
हम जानते हैं कि हेमोग्लोबिन की एफिनिटी, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये है 210 गुना ज़्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग कैपेसिटी है 25 गुना देन ऑक्सीजन। ये हम हेमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी बता रहे हैं विथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। फाइन। तो देखेंगे हेमोग्लोबिन कितना स्ट्रांगली, कितना तुरंत, कितना जल्दी मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड कर सकता है ना। यदि थोड़ा सा भी मिलेगा मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन को तो वो तुरंत बाइंड कर जाएगा। अब सारे के सारे हेमोग्लोबिन मोनोऑक्साइड से बाइंड कर गए तो जगह तो बचा ही नहीं ऑक्सीजन के लिए, है ना। और जब मोनोऑक्साइड बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ तो वो छोड़ता नहीं है तुरंत। उसके लिए हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है ना। तो जिसके चलते कम ऑक्सीजन मिलेगा, शरीर को सफोकेशन होगा, मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहते हैं इसको, और है ना, आदमी मर जाता है। ठीक है। और इसके चलते जो सफोकेशन होता है उसको एस्फिक्सिएशन कहते हैं, बॉडी को कम ऑक्सीजन मिलना। हिस्टोलॉजी हाइपोक्सिया, हिस्टोटॉक्सी। हिस्टोटॉक्सी हाइपोक्सिया कहने का मतलब होगा, ठीक है, टिश्यूज होंगे वो ऑक्सीजन रिसीव नहीं कर पाएंगे। टिश्यूज ऑक्सीजन रिसीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि टिश्यूज पॉइजन हो रखा है, जहरीला हो रखा है ना। ओके, उसको हम लोग कहेंगे हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। नेक्स्ट है काइजन्स डिजीज, डाइवर्स डिजीज, ठीक है, डिकम्प्रेशन सिकनेस, डिबरेशन। ओके, ये क्या है इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, है ना। डाइवर्स लोग ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, है ना, समुद्र के अंदर, पानी के अंदर ऑक्सीजन पाने के लिए। तो आज का डेट का जो ऑक्सीजन सिलेंडर है और जो पहले यूज किया जाता था वो डिफरेंट था, है ना। पहले जमाने के जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हुआ करते थे उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी मिक्स किया गया रहता था, है ना, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन हम नहीं दे सकते ब्रीथ करने के लिए। यदि प्योर ऑक्सीजन देंगे तो हमारा चेस्ट बर्स्ट कर जाएगा, एल्वेली बर्स्ट कर जाएगा, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, है ना। और ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन कम है ना। तो कहीं पे हायर कंसंट्रेशन है और कहीं पे एकदम लोअर कंसंट्रेशन है, तो डिफ्यूजन का रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। फाइन, बहुत तेजी से ऑक्सीजन एंटर करने की कोशिश करेगा जिसके चलते बर्स्ट हो सकता है। जैसे कि बलून है, हवा भरा हुआ है और उस बलून का हवा हम निकालने का कोशिश करेंगे एक छोटे से होल से, पिन ना, पिन के डायमीटर के होल से निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, बर्स्ट कर जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग प्योर ऑक्सीजन नहीं देते हैं ब्रीथ करने के लिए कहीं पे भी, है ना। तो उसमें मिक्स करी जाती है, तो नाइट्रोजन की मिक्सिंग करी जाती थी। होता क्या था, जैसे ही डाइवर्स नीचे जाते थे प्रेशर बढ़ता था, हाई प्रेशर के चलते नाइट्रोजन हमारे ब्लड में डिसॉल्व करने लगता है। तो डाइवर्स नीचे गए, प्रेशर हाई हुआ, नाइट्रोजन डिसॉल्व कर गया ब्लड में। अब जैसे ही डाइवर्स ऊपर की ओर आएंगे प्रेशर कम होगा, कम होने के चलते नाइट्रोजन फिर से गैसेस स्टेज में आ जाता है, अनडिसॉल्व होने लगेगा वो, बबल्स क्रिएट होने लगते हैं हमारे कैपिलरीज के अंदर, वेसल्स के अंदर। वही बबल्स के चलते मृत्यु हो जाती थी डाइवर्स लोगों की। बाद में स्टडी करा गया भैया पोस्टमार्टम के दौरान कि क्यों डेथ हो रही है इनकी, है ना। एंड देन दिस नाइट्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हीलियम। फाइन, हीलियम से रिप्लेस कर दिया गया नाइट्रोजन गैस को। अब ऑक्सीजन सिलेंडर में हम लोग हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन गैस ना इस्तेमाल करके हीलियम इस्तेमाल करते हैं। सर तो हीलियम के साथ ऐसा केस नहीं होता है? नहीं, हीलियम के साथ ऐसा केस नहीं होता। सो नेक्स्ट इज अस्थमा। अस्थमा होता है एलर्जेंस के चलते, है ना। एलर्जेंस हमारे मास्ट सेल को एक्टिवेट करता है। मास्ट सेल एक इम्यून सेल्स है, इट्स इम्यून सेल। फाइन, ये क्या करेगा,
ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्टर है और वैसोडाइलेटर है। ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्टर करने का मतलब ब्रोंकस मतलब कि हमारा जो ट्यूब है जिसके थ्रू एयर पास होता है उसको नारो करेगा। और वैसोडाइलेटर है, वैसोडाइलेटर मतलब ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ा देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो हो, ज़्यादा से ज़्यादा इम्यून सेल्स आए, मतलब इम्यूनिटी अचीव हो जाए और जल्दी से जल्दी इस एलर्जीज को हटा दे, है ना? क्योंकि जो भी हेल्प होता है शरीर को बचाने के लिए वो ब्लड के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट इज इम्फेसिमा। इम्फेसिमा कहने का मतलब होता है एल्वियोली का सरफेस एरिया घट जाना, है ना? कैसे घटता है? ये रहा एल्वियोली, फाइन, है ना? यदि एल्वियोली डिग्रेड हो जाएगा कहीं ना कहीं से, है ना, तो इसका सरफेस एरिया घटा कि नहीं घटा? देखो तो ये सिंगल सिंगल एल्वियोली था। ऊपर वाला डायग्राम मैं सिंगल एल्वियोली बना रखा हूँ, है ना? ये वॉल्स खत्म हो गए, डिग्रेड हो गए। अब एल्वियोली इस तरीके से है ना। सरफेस एरिया घटने के चलते ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट भी घट गया, बॉडी को कम ऑक्सीजन मिलेगा। ये हुआ कैसे, है ना? तो ये होता है बिकॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एल्वियोलर वॉल। वॉल का डिग्रेडेशन होने लगता है। कैसे हुआ डिग्रेडेशन, है ना? प्रोटीज एंजाइम डिग्रेड करता है इसको। एक्चुअली में हमारा शरीर प्रोटीज एंजाइम का सिक्रेट करता है इन ऑर्डर टू डिग्रेड द impurities, in order to degrade the microorganisms, है ना? और एक्सेस अमाउंट में यदि प्रोटीज एंजाइम का प्रोडक्शन हो रहा है तो उस एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीज को डिग्रेड करने के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का भी सिक्रेशन करता है हमारा शरीर, ताकि प्रोटीज एंजाइम ज्यादा काम ना करे, है ना? अब मान के चलो कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का प्रोडक्शन ही बंद हो गया हमारे शरीर में, तो क्या होगा? प्रोटीज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। प्रोटीज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एल्वियोलर भी डिग्रेड होना जाएगा, एल्वियोलर वॉल भी डिग्रेड होने लगेगा, फाइन, है ना? तो इस तरीके से इम्फाइसीमा होता है। म्यूटेशन के चलते अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिग्रेड हो सकता है, मतलब कि प्रोडक्शन बंद हो सकता है, फाइन। और आज के डेट में आर्टिफिशियल अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन मार्केट में अवेलेबल है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। जो स्मोकर्स होते हैं, है ना, उनमें म्यूटेशन हो जाता है जिसके चलते अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। तो एक्सेस प्रोटीज डिग्रेड नहीं हो पाता है, चेक नहीं हो पाता है, तो एक्सेस प्रोटीज एल्वियोली को डिग्रेड कर देता है। यही लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे जरा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा दम बढ़ाई दीजिए सुनो। सर इसका जीन खुद ब खुद नॉट फंक्शनल हो जाता नॉन फंक्शनल नहीं, हाँ अपने से भी हो सकता है, चांस म्यूटेशन कहेंगे उसको, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं उसको। नेक्स्ट निमोनिया। है।
ओके, निमोनिया डिजीज होता है स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस के चलते, या हेमोफिलस, दोनों सबका नाम यही है ना। नाम यही नहीं है, मतलब इन सभी बैक्टीरिया के चलते निमोनिया होता है। निमोनिया में होता क्या है, ये जो एल्वियोली है ना, ये एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरियम, है ना। डैमेज होने के चलते यहाँ पे मॉइस्चर आने लगता है, पानी आने लगता है। पानी आ गया तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कम हो जाता है, जिसके चलते आदमी मर सकता है ना। देखो यही लिखा हुआ है इसमें। वो सारे क्या खाने पीने से आता है? क्या बैक्टीरिया? हाँ। नहीं, ये खाने पीने से नहीं, इनहेल करने से आएगा ये, ठीक ना। हम लोग लंग डिजीज कर रहे हैं ना, डिसऑर्डर्स कर रहे हैं, तो लंग में क्या होता है, एयर से रिलेटेड काम हो रहा है ना। तो एयर से रिलेटेड काम हो रहा है मीन्स व्हाट, इनहेल करने से हो रहा है ना, इनहेल करने से होगा ये। सर निमोनिया का सिम्टम्स क्या क्या होता है? अस्थमा टाइप होगा, खांसी भी होता है, छिकना। सर अस्थमा में इनहेलर कैसे काम करता है? अस्थमा में इनहेलर थोड़े काम करता है। इनहेलर काम करता है यदि ब्लॉकेज होगा नसल पैसेज में, तब काम करता है। सर बट अस्थमा पेशेंट्स तो माउथ इनहेलर्स यूज करते हैं। ना, वो नक्स का ब्लॉकेज होगा उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं। वो क्योर करने के लिए नहीं, टेम्पोररीली है वो सब, कुछ समय के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, टेम्पोररीली निजात पाने के लिए। कुछ भी हो, खांसी सर्दी से रिलेटेड इनहेलर विक्स का इस्तेमाल करने लगते हैं हम लोग। सर वो इनहेलर नहीं, तो वो माउथ इनहेलर होता है ना, जो मुंह में स्प्रे अच्छा करते हैं, वो वाले। अच्छा, वो माउथ वाला हाँ। अस्थमा पेशेंट, हाँ, तो वो सब क्या करता है, दे आर ब्रोंको रिलैक्सर रिलैक्सर, क्या बोलेंगे, रिलैक्स करने के लिए यूज होता है वो सब, है ना। ब्रोंकस का डायमीटर बढ़ जाएगा, ओके, जो कंडक्टिंग डक्ट्स है एल्वियोली के पास, है ना, उनका डायमीटर बढ़ेगा, जिसके चलते एयर पैसेज ज्यादा होने लगता है। सरफेस एरिया बढ़ गया तो ऑक्सीजन डिलीवर करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है ना। दे Yes. आर, हाँ, वो लोग ट्यूब का जो ट्रैकियल ट्यूब है ना, जहाँ से एंड पॉइंट पे देखेंगे, एंड पॉइंट पे जो कंडक्टिंग ट्यूब्स है, कंडक्टिंग रीजन्स है, उसका डायमीटर बढ़ा देता है थोड़ा सा। ओके, एनसीईआरटी में मेंशन है ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स,
मतलब कि जहाँ पे काम करते हैं धूल इलाका में, एरिया में, है ना, तो वहाँ के लोगों को लंग प्रॉब्लम होता है। ओके, तो कौन सा लंग प्रॉब्लम है यहाँ पे मेंशन है, देखेंगे जरा। ओके, इट कॉजेस लंग फाइब्रोसिस। लंग फाइब्रोसिस कहने का मतलब होता है एल्वियोली का सरफेस एरिया घट जाना, है ना, वो एरिया घट जाना जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज हो रही थी। क्यों घट गया? क्योंकि यहाँ पे कोई चीज का डिपोजिशन हो गया, है ना, इस डिपोजिशन के चलते इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन डिफ्यूजिंग कैपेसिटी घट गई, है ना। तो इस कंडीशन को टुगेदरली किया जाता है लंग फाइब्रोसिस। तो लंग फाइब्रोसिस अलग अलग प्रकार का है, जैसे कि सिलिकोसिस, है ना, जो रेत वाले फैक्ट्री में काम करते हैं। ओके, एस्बेस्टोसिस, जो एस्बेस्टोस के फैक्ट्री में काम करते हैं। पिस्नोसिस, जो कॉटन फाइबर के फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके लंग में, एल्वियोली में कॉटन फाइबर डिपॉजिट होने लगता है। निमोकॉनिओसिस और ब्लैक लंग डिजीज, ये लोगों में डिजीज होता है जो कोयले के खदान में काम करते हैं। सर एस्बेस्टस डस्ट क्या होता है? एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस देखे हो कि नहीं? छत देखे हो? वो गैरेज के ऊपर वाला? हाँ, तो वहाँ जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, ओके, मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें इस तरीके का डस्ट निकलता है, पता है ना, ये एस्बेस्टोस है। यस सर। फाइन डस्ट निकलते हैं, इसको सीमेंट के फैक्ट्री में काम करने वाले का भी निकलता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, नाम सुने हो आप ये? सर एस्बेस्टस ही सुने थे। एस्बेस्टोस, एल्वेस्टर बोलते हैं लेमन भाषा में। यस, दिस इज एस्बेस्टोस। Yes, sir.